हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रॉनिकल ऑफ सोसाइटी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड इशू पर, बांग्लादेश और अडानी ग्रुप के बीच इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर डिस्प्यूट जो नवंबर 2024 में अपने पीक पर है। ये सिर्फ एक बिजनेस या फाइनेंशियल डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि इसका असर दोनों देशों के रिलेशंस, इकोनॉमी और फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी पर भी पड़ सकता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से लेकर आज तक और आगे के इम्पैक्ट तक डिटेल में समझते हैं। ये वीडियो 5 पार्ट में बांटा हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्ट 1, एग्रीमेंट की शुरुआत और बैकग्राउंड। एग्रीमेंट साइनिंग की शुरुआत। ये डिस्प्यूट की स्टोरी शुरू होती है 2017 में, जब बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे हम बीपीडीबी के नाम से भी जानते हैं, ने अडानी पावर के साथ एक 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए साइन किया था। इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि अडानी ग्रुप बांग्लादेश के एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने में मदद करे और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप में एक न्यू फेज लाए। एग्रीमेंट में ये था कि अडानी का गोदा पावर प्लांट, जो झारखंड इंडिया में है, वहां से बांग्लादेश को 1600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। बांग्लादेश का एनर्जी डिमांड और क्राइसिस बैकग्राउंड। बांग्लादेश में एनर्जी डिमांड 2017 से लेकर 2024 तक लगभग 10% की एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ रही है और वहां पे फ्रीक्वेंट पावर शॉर्टेज और ब्लैकआउट्स भी कॉमन हो गए हैं। बीपीडीबी के साथ ये पीपीए साइन करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो स्टेबल पावर सप्लाई दे सकते हैं और बांग्लादेश की इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। एग्रीमेंट्स की टर्म्स और हाई कॉस्ट फैक्टर्स क्या थी? तो एग्रीमेंट्स में एक मेजर टर्म ये थी कि अडानी पावर प्लांट में जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को कोल से प्रोड्यूस करेगा और इस कोल को इंपोर्ट किया जाएगा, जिससे कि फ्यूल कॉस्ट काफी हाई हो गई। बांग्लादेश ने इस डील को साइन तो किया, पर आज ये हाई कॉस्ट उनके लिए एक बर्डन बन चुका है। एस्टिमेटेड किया गया है कि बांग्लादेश को पर यूनिट पावर सप्लाई अडानी से लेते टाइम $0.1 तक कॉस्ट हो रहा है, जो उनके दूसरे एनर्जी सोर्सेस के कंपैरिजन में काफी हाई है। पार्ट 2, फाइनेंशियल स्ट्रेन और पेमेंट्स इशू। पहला, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स और फाइनेंशियल स्ट्रेन अक्टूबर 2024 तक क्या है? दोस्तों, अक्टूबर 2024 तक बीपीडीबी का आउटस्टैंडिंग डेब्ट अडानी ग्रुप के टुवर्ड्स लगभग $850 मिलियन तक पहुंच गया। ये अमाउंट लगातार बढ़ता जा रहा था क्योंकि एनर्जी कॉस्ट, कोल इंपोर्ट्स और करेंसी डिवैल्यूएशन के इशू के वजह से बीपीडीबी के लिए टाइमली पेमेंट करना मुश्किल हो गया। दूसरा, करेंसी डिवैल्यूएशन और इकोनॉमिक प्रेशर। इस प्रॉब्लम को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया बांग्लादेश के करेंसी टाका की डिवैल्यूएशन ने, जो 2024 में और भी नीचे गिर गई। डॉलर के सामने टाका की गिरती वैल्यू की वजह से बीपीडीबी के फाइनेंशियल रिसोर्सेस पे और भी ज्यादा प्रेशर आ गया। बांग्लादेश में हाई इन्फ्लेशन और फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये फाइनेंशियल बर्डन और भी सीरियस हो गया। तीसरा, अडानी का अल्टीमेटम और सप्लाई कट की वार्निंग। अडानी ग्रुप ने अक्टूबर 31, 2024 तक बांग्लादेश को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर पेमेंट्स क्लियर नहीं हुए तो वो पावर सप्लाई को बंद कर देंगे। वार्निंग के बाद भी पेमेंट्स में डिले होने के बाद अडानी ने नवंबर के स्टार्टिंग में अपनी सप्लाई को आधा कर दिया। पार्ट 3, आज का क्राइसिस, इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन बांग्लादेश। पहला, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट का इमीडिएट इफेक्ट। अडानी ग्रुप के सप्लाई कट का बांग्लादेश पर डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट ये हुआ कि अब वहां पर लगातार पावर ब्लैकआउट्स और पावर कट्स हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज और रेजिडेंशियल एरियाज दोनों पर अफेक्ट कर रहे हैं। इस टाइम पर अडानी से पावर सप्लाई बांग्लादेश के टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का अराउंड 10% पूरा करता था और ये सप्लाई का रिडक्शन बांग्लादेश के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। दूसरा, पब्लिक डिस्कॉन्टेंट और पॉलिटिकल प्रेशर। बांग्लादेश में इस इशू को लेकर पब्लिक डिस्कॉन्टेंट भी बढ़ रहा है।
एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो पावर कट्स हो रहे हैं वो लोगों के डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं और अपोजिशन पार्टीज इस इशू को लेकर गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं। उनका कहना है कि ये एग्रीमेंट को शुरू से ही सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया और गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म बढ़ने लगा है। तीसरा, इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट और इकोनॉमिक लॉसेस। बांग्लादेश के टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री जो वहां के जीडीपी का मेजर पार्ट है, ये पावर कट्स की वजह से काफी लॉस में चल रही है। टेक्सटाइल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इससे वहां की इकोनॉमी को और भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और ये फ्यूचर में और लॉसेस को ट्रिगर कर सकता है। पार्ट 4, अडानी ग्रुप और इंडिया पे इम्पैक्ट। पहला, अडानी ग्रुप के लिए फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अब अगर हम अडानी ग्रुप के लिए देखें तो ये डिस्प्यूट उनके लिए भी एक फाइनेंशियल रिस्क और रेपुटेशनल चैलेंज बन गया है। अडानी ग्रुप ने जो हाई इन्वेस्टमेंट की थी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल इंपोर्ट में, उनका रिटर्न बांग्लादेश के पेमेंट्स पे डिपेंड कर रहा था। अगर ये एग्रीमेंट डिले या डिफॉल्ट हो गया तो ये अडानी के लिए काफी बड़ा लॉस बन सकता है। दूसरा, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस पे इम्पैक्ट। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस भी इस क्राइसिस से इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर ये इशू एस्केलेट होता है और बांग्लादेश अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज एक्सप्लोर करता है जैसे चाइना या वियतनाम, तो ये रीजनल डायनेमिक्स और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इंडिया के लिए ये एक चैलेंज हो सकता है कि वो अपने साउथ एशियन नेबर्स के साथ स्टेबल एनर्जी पार्टनरशिप बनाए और ऐसे इश्यूज को अवॉइड करे। तीसरा, फ्यूचर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए रेप्यूटेशनल रिस्क। अडानी के फ्यूचर रेप्यूटेशनल प्रोजेक्ट्स जो कि वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, उन पे भी ये रेप्यूटेशनल रिस्क बन सकता है। अगर इन्वेस्टर्स को और इंटरनेशनल पार्टीज को ये लगता है कि अडानी ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट्स स्टेबल नहीं हैं या रिस्क प्रोन हैं, तो उनके लिए फ्यूचर में फाइनेंसिंग और पार्टनरशिप में चैलेंजेस आ सकते हैं। पार्ट 5, ब्रॉडर साउथ एशिया और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। पहला, बांग्लादेश के एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स। ये क्राइसिस बांग्लादेश के लिए एक वेकअप कॉल बन सकता है कि वो अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करे और अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करे। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और वाइंड पावर वहां के फ्यूचर में एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन बन सकते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेड फ्यूल डिफिशियंसी को कम करेगा। दूसरा, साउथ एशिया में एनर्जी कोऑपरेशन का फ्यूचर। ये इशू साउथ एशिया के लिए भी एक रिमाइंडर है कि एनर्जी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो एनर्जी पार्टनरशिप है उससे पॉलिटिकल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना पड़ेगा और ऐसे एग्रीमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी ताकि फ्यूचर में ऐसे डिस्प्यूट्स अवॉइड किए जा सकें। लास्ट पार्ट, कंक्लूजन और फ्यूचर आउटलुक। क्या फ्यूचर सिनारियो बन सकता है? ये पूरा इशू आगे कैसे हैंडल होता है ये बीपीडीबी और अडानी के बीच के नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है। अगर बांग्लादेश टाइमली पेमेंट्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाता है तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं आता तो ये क्राइसिस और भी सीरियस हो सकता है और दोबारा सिमिलर सिचुएशंस फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी डिटेल में अडानी ग्रुप और बांग्लादेश के बीच की पावर डिस्प्यूट की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश को अडानी के साथ अपने टर्म्स नेगोशिएशन करने चाहिए या फिर उन्हें अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज एक्सप्लोर करना चाहिए? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल क्रॉनिकल ऑफ सोसाइटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सुद्धि और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।